गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे जो भी इस समय किए जाने चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे। जो हमने देखा था, मैटर 3 स्टेट्स में होते हैं और तीनों स्टेट्स में जो मैटर पाए जाते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने मेन 6 पॉइंट्स देखे थे और अगर बात करी जाए तो उन पॉइंट्स के बारे में बात अगर करी जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेन पॉइंट्स थे। पहला मेन पॉइंट क्या था कि एक तो उनके पास में उनको हमने जो डिफरेंशिएट किया था वॉल्यूम और शेप के बेसिस पे हमने किया था। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे बाकी 5 पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट वॉल्यूम एंड शेप। अगर हम सॉलिड्स के बारे में बात करें तो सॉलिड में फिक्स शेप भी होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है। वही अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और अगर गैस की बात करें तो उसमें दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद हमने जो किसी भी तरह के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगाते हैं उस फोर्स के बेसिस पे बाकी पांचों के पांचों पॉइंट्स थे। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड के बीच में फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा लगेगा और अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उनके बीच में डिस्टेंस भी कम होगी। जब बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी और डिस्टेंस अगर कम होगी तो उनके अंदर मोमेंटम भी नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके बीच में स्पेस है ही नहीं, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो चूँकि उनके बीच में स्पेस जो है बहुत ज़्यादा कम है तो उनको कंप्रेस भी हम नहीं कर पाएंगे, इजीली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक तरह के मैटर का दूसरे मैटर में जाके मिल जाना अपने आप से। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियसली कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर में जाके मिल जाता है उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे अगरबत्ती का जो धुआं है उसका एयर में मिल जाना, अगरबत्ती की जो महक है वो पूरे के पूरे आसपास के सराउंडिंग्स में फैल जाना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिफ्यूजन से हो रहा था। ठीक है, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं उस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, उस नाम को क्या, वो कौन सा नाम है? डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का। आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है। अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में जो भी गैप होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो? तो अ, हम बोल सकते हैं कि शायद ये पॉसिबल ना हो। ठीक है, अगर पॉसिबल हो सकता था तो वो शायद उसको डिस्ट्रक्ट किया ही नहीं जा सकता था। जबकि हमें पता है कि डायमंड जो है, डायमंड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर बोला जा सकता है उसको, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो एक तरीके का सबस्टेंस है, मैटर है या कोई एक चीज़ है। फिर भी उसको आखिर काट के ही तो उसके अंदर शाइन लाते हैं, उसके अंदर जो चमक होती है वो उसको काटने के बाद ही लाई जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको भी काटा जा रहा है। ठीक है, काटा नहीं जाता तो वो डायमंड के शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकता था जो लोग एज ऑर्नामेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत रिलेटिवली ज़्यादा गैप होता है और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इनका कोई सर पैर नहीं होता है। ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कितने ये एरिया में है। अगर बहुत बड़े एरिया में रहेंगे तो इनके बीच में गैप खूब ज़्यादा होगा, अगर रिलेटिवली कम एरिया में होंगे तो इनके बीच में रिलेटिवली गैप ज़्यादा कम होगा। ऐसे ही करके इनका एरिया को कम करते करते हम इसको, ये जो कंप्रेस करने वाला प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली हम गैस जितने एरिया में फैला हुआ था उसके एरिया को हमने कम कर दिया, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, इतना ज़्यादा कम कर दिया तो कि हो सकता है वो गैस वापस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। सॉलिड एक प्लेट के फॉर्म में दिखाया हुआ है। प्लेट एक सॉलिड होता है और उसके पार्टिकल्स के बीच में देखो, एक सबसे बड़ी बात कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं।
अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ही प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड हैं। इनको ये तक पता है कि कितना अगर मूवमेंट इनके अंदर होता है तो कितना मूवमेंट होगा। लिक्विड में रैंडमनेस रिलेटिवली ज़्यादा है और गैस में तो बिल्कुल ही किसी तरह का कोई भी तरह का अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन, अगर आपसे ये तीनों चीज़ों के बारे में पूछा जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट एक अगला नया टॉपिक है। इसमें क्या है कि जो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करी, क्या वो कोई भी एक सब्सटेंस क्या सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेट में पाया जा सकता है? क्या वो अगर मान लो कोई भी एक सब मटेरियल है, वो सॉलिड है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही रह सकता है, या क्या वो चेंज हो सकता है, दूसरे स्टेट्स में जा सकता है? और ये एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या वो हर एक कंडीशन में अपने ही स्टेट में रहेगा, या क्या वो हर एक कंडीशन में दूसरे स्टेट में भी जाएगा ही जाएगा? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, इसमें कह रहा है व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। अगर एक सॉलिड को हीट किया जाता है तो ये लिक्विड में चेंज किया जाता है। क्या ये सारे सॉलिड्स के ऊपर अप्लाई होता है? अगर हम ईंट के बारे में बात करें, क्या ईंट को जलाने से ईंट लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है? तो आंसर है नो। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड अगर स्टेट में हो और उसको हीट दिया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आइस। आइस को हल्की सी भी गर्मी मिलती है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम मैनर और क्या क्या हो सकता है? बटर हो गया, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप मेरे से ज़्यादा इस मामले में जानते होगे, ज़्यादा एग्जांपल्स आप देख सकोगे, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, तो व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। इन द सेम मैनर अगर लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हर एक लिक्विड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसको हीट दिया जाएगा? क्या हर एक लिक्विड अगर हीट दिया जाए तो भी चेंज नहीं होता है गैशियस फॉर्म में? तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हमें ये पता चलता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको थोड़ा बहुत हीट देने पे भी वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हीट देने के बावजूद हो सकता है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट ना होता हो। ठीक है, अगर हम पेट्रोल के बारे में बात करें, वाटर के बारे में बात करें, तो ये लिक्विड्स हैं। इन लिक्विड्स को हम हल्का सा भी गर्मी देते हैं और ये उड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन यहीं कुछ गाढ़े लिक्विड्स, जैसे अगर हम सरसों के तेल के बारे में बात करें, ये बहुत आसानी से नहीं उड़ता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीज़ों को रिलेट करते हुए अगर जाएंगे तो ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। तो अभी तो हम ये देख रहे थे कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। इन द सेम मैनर अब ये रिवर्स प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। जब गैस को कूल किया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हर केस में ऐसे पॉसिबल होगा? क्या हर केस में ऐसे ही होता है? तो आंसर है नहीं। अगर हम वाटर का स्टीम के बारे में बात करें, वाटर वेपर के बारे में बात करें, तो वो जब ठंडा होता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या हाइड्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पे आने पे क्या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? तो आंसर है नहीं। आगे कह रहा है व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अगर एक लिक्विड को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पूरा चेंज ऑफ स्टेट है, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहा है? इफ़ आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, ये हो गया। इफ़ वाटर इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। इफ़ स्टीम इज़ कोल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर
इफ़ वाटर इज़ कोल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। देखो अगर हम इस चीज़ को देखें तो बहुत अच्छे से इसने समझाया हुआ है। पहले तो इसने ये सारी चीज़ें लिख के दे दी हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, स्टेट्स में चेंजेस कैसे होते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद में उसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको एक सिंगल लाइन में कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जिससे वो सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ऑल्दो ऊपर एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, थोड़ा सा कुछ टिप्पणी करो। ठीक है, तो अगर टिप्पणी करना, कुछ रिमार्क्स अगर देने हैं आपको, तो उसमें सबसे पहले आपको ये सारे लाइंस लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम्पल ज़रूर देना होता है। कोई भी तरह का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो एग्ज़ाम्पल देना इज़ अ मस्ट। फिर उसके बाद जो अगला, ये जो एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया वो बहुत ही शानदार सा। इस रिप्रेजेंटेशन में जो भी ऊपर लिखा हुआ बस उसी को बताया हुआ है। देखो सॉलिड स्टेट था, उसको अगर हीट दिया तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट दिया तो गैस में चेंज हो गया, गैस को कूल किया तो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड को अगर कूल किया तो वो सॉलिड में चेंज हो गया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो वही जो ऊपर लिखा हुआ था उसी को एक सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको याद होगा कि क्लास 7th में या फिर 8th में आपने ट्री के अंदर जो क्लोरोफिल था वो फूड प्रिपेयर कर रहा था, तो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस जो था, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, वो बहुत बड़ा सा डेफिनेशन था। लेकिन उस डेफिनेशन का सार क्या था? सार ये था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर मिल जाए, किसको? जो क्लोरोफिल था, ठीक है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल को अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाए और सनलाइट का प्रेजेंस मिल जाए, इसको सनलाइट का प्रेजेंस मिल जाए, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जनरली हम इसको ग्लूकोज के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, C6H12O6, ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, और साथ में क्या ये तैयार करता है? ये साथ में ऑक्सीजन तैयार करता है जो कि हम लेते हैं। तो पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस था वो सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल फार्मूले से हमारा कवर हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ सिंगल फार्मूला लिखना सफिशिएंट है? इसके बारे में पूरा इसको समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि हमें जो आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चंस के, उसमें क्या हमारा इनपुट होना चाहिए, कितना हमारा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, अब नीचे इसी को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हो। आइस का मेल्टिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, तो आइस में जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो बहुत ज़्यादा कम था। जब इसको मेल्ट किया गया तो इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया। फिर जब उसको बॉयल किया गया, बॉयल करने के बाद जब स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इनके बीच में बिल्कुल भी ऑलमोस्ट ना के बराबर गैप हो गया। इनके बीच में ऑलमोस्ट ना के बराबर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। बाकी आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।